जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एएनएम से युवक ने की फेसबुक पर दोस्ती, शादी का झांसा देकर 2 लाख की ठगी। शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया अपराध। कटंगी रोड पर 12 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, एक को भेजा गया जेल, दूसरे की ली गई रिमांड। जल संसाधन विभाग भारी मशीन संयंत्र के वर्कशॉप में चोरी की शिकायत निकली झूठी, सेवानिवृत्त उपयंत्री के विरुद्ध जांच की तैयारी शुरू। मामूली विवाद के बाद मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। पॉलीथीन पर औपचारिकता न बढ़ जाए भारी, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में घट सकता है नगरपालिका से 3 स्टार रैंकिंग का दर्जा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल, पंचायती राज व्यवस्था के प्रभावित हुए कार्य। वारासिवनी पुलिस के द्वारा नगर के कटंगी रोड टोंडिया नाले के पास स्थित मंदिर के पास से बुधवार को मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करने वाले 2 आरोपी भंडारा निवासी दिनेश राठौर और परसवाड़ा निवासी सिद्धू नागरे को गिरफ्तार करने में थाना वारासिवनी ने सफलता प्राप्त की है। पुलिस द्वारा आरोपियों को 12 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 1,50,000 रुपये है, जिन पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8B20 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों को गुरुवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिन्हें न्यायालय से जेल भेज दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वारासिवनी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति दिनेश राठौर निवासी भंडारा अपनी स्विफ्ट कार में बड़ी मात्रा में गांजा का परिवहन कर वारासिवनी विक्रय करने आ रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थों की खरीदी बिक्री करने वाले बदमाशों की धरपकड़ करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके पालन में हमारे द्वारा मुखबिर सूचना तंत्र को मजबूत किया गया। और इसी क्रम में कल दोपहर में हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति गांजे की खरीदी बिक्री टोंडिया नाला के पास में करने वाले हैं, जिसकी सूचना पर हमारे द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया गया। टीम को मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर रवाना किया। टीम ने घेराबंदी कर 2 लोगों को पकड़ा, जिसमें आरोपी दिनेश राठौर पिता राजू राठौर हैं। ये भंडारा का निवासी हैं। ये एक स्विफ्ट कार से गांजा लेकर आया था और सिद्धू नागरे जो खरीदार है परसवाड़ा का निवासी है, इसको बेच रहा था। 3 किलो गांजा बेच चुका था, 10,000 रुपये ने लिया था। दोनों आरोपियों को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और इनसे पूछताछ की जा रही है। सर, गाड़ी का नंबर क्या है? गाड़ी का नंबर है MS 43N 4049 है। सर, उसने 3 किलो गांजा कब और कहाँ पर बेचा था? ये टोंडिया नाला के पास 12 किलो गांजा लेके आया था कार में, और 3 किलो गांजा, क्योंकि वो सिद्धू नागरे 10,000 रुपये लेके आया था, जो 3 किलो गांजा उसको बेच चुका था। लेकर सिद्धू नागरे जाने वाला था कि पुलिस ने जो घेराबंदी कर इन्हें पकड़ लिया है। गांजा कुल 12 किलो हैं और जिसकी कीमत 1,50,000 रुपये है। सर, ये कहाँ पर रखे थे? गाड़ी में गांजा छिपा कर रखे थे या ओपन रखे थे? गाड़ी में लेके आया था ये। और आदिवासी छात्रावास की अधीक्षिका ने अपने पति, सास, ससुर और ननद के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आशा मंडाले 35 वर्ष कटंगी थाना कटंगी निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति संतोष मंडाले, सास शकुंतला मंडाले, ससुर टेकचंद मंडाले, ननद माया डोंगरे और ननद शारदा चौहान के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। आशा मंडाले के पति संतोष मंडाले फार्मासिस्ट के पद पर शासकीय अस्पताल भीमपुर जिला बैतूल में पदस्थ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आशा मंडले का मायका ग्राम हट्टा का है। 27 मई 2020 को आशा मंडले का विवाह संतोष मंडले ग्राम कटंगी निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ था। आशा मंडले अधीक्षिका के पद पर आदिवासी कन्या छात्रावास नोडिया शिकारगाह तहसील मझौली जिला सीधी में कार्यरत है। आशा मंडले शादी के बाद अपने ससुराल कटंगी में रहने लगी थी, जिसे कुछ दिन तक ससुराल वालों ने अच्छे से रखा। उसके बाद पति संतोष मंडले, सास शकुंतला मंडले, ससुर टेकचंद मंडले, ननंद माया डोंगरे और शारदा चौहान द्वारा आशा मंडले को अपने मायके से दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, जिससे परेशान होकर नवंबर 2020 के बाद आशा अपने मायके में रहने लगी। फरवरी 2021 में आशा ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म होने के बाद आशा ने कई बार ससुराल वालों को फोन के द्वारा सूचना दी, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। इस मामले की शिकायत आशा मंडले ने पुलिस थाना हट्टा में की थी। 23 जुलाई से गर्भवती महिलाओं को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा, जिसकी तमाम तैयारियां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा चुकी है और वैक्सीनेशन प्रक्रिया को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए जिला अस्पताल सहित जिले के तमाम विकास खंडों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। गर्भवती महिलाओं को तमाम जानकारी देते हुए टीकाकरण किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को टीका लगाए जाने को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। शासन के निर्देशों के तहत जिन महिलाओं को टीका लगाया जाएगा, उनका 20 दिन तक ऑब्जर्वेशन स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा किया जाना है। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इनमें हमारा जो ANC क्लिनिक चलता है फ्राइडे एंड ट्यूसडे, तो इस दिन हम तो समस्त गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाना है। इसलिए हमने भी अपने लेवल पे अपने ज़िले में तैयारियां चालू की हुई है। आशाओं की और समस्त ANM और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग दी जा चुकी है और ब्लाइंड लिस्टिंग भी हमारी तैयार है। और हमारा प्रयास ये रहता कि कल हम जितना ANC को हम मोटिवेट करके अपने सेंटर पे ला पाए। तो सर, इसके लिए एक चीज़ ये भी दी गई है कि जो जिस गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाना है उसका 20 दिन तक ऑब्जर्वेशन किया। हाँ, उसके लिए यहाँ क्या व्यवस्था है? उसके लिए भी हमने एक ऑपरेटर एक हमने लगाया हुआ है। फिर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कमांड सेंटर है, यहाँ पे एक हम उसकी एक लिस्ट है, उसकी एक लिस्ट हम दे दी थी जितनी भी महिलाएँ हैं उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर के साथ यहाँ से भी फ़ोन जाया था। और जिस क्षेत्र की गर्भवती महिलाएँ रहती तो आशाओं को भी उनकी लिस्ट प्रदान की जाती, तो आशाओं को भी उनके यहाँ जाते विजिट करना है, 20 दिन उनकी मॉनिटरिंग करना है। तेरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुड्डूघाट में मामूली विवाद को लेकर हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल एक युवक की कटंगी के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक मनीराम बघारे 26 वर्ष ग्राम गुड्डूघाट निवासी है। तिरोड़ी पुलिस ने इस युवक की मौत के मामले में निर्दोष पिता अशोक मिश्राम उम्र 26 वर्ष गुड्डूघाट निवासी के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर उसे इस अपराध में गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल वारासिवनी भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जुलाई की रात करीब 9 बजे मनीराम बघारे अपने साथी कुशन लाल उइके के साथ काम करके अपने घर वापस लौट रहा था। तभी गुड्डूघाट चौक के पास निर्दोष मिश्राम शराब के नशे में पुराने विवाद को लेकर मनीराम से विवाद करने लगा। इस दौरान निर्दोष मिश्राम ने मनीराम की पिटाई कर दी। पेट में अंदरूनी गंभीर चोट लगने की वजह से मनीराम घायल हो गया, जिसे परिवार वालों ने कटंगी अस्पताल में ले जाकर भर्ती किए थे। कटंगी के अस्पताल में उपचार के दौरान 21 जुलाई को मनीराम की मौत हो गई। 22 जुलाई को निर्दोष मिश्राम को पुलिस ने गिरफ्तार करके कटंगी की विद्वान अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल वारासिवनी भिजवा दिया गया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान जून माह तक हुई शासकीय कर्मचारी अधिकारियों की मौत के बाद उनके परिजनों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति के लिए अब तक कलेक्टर कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन के लिए 48 आवेदन प्राप्त किए गए। आपको बता दें कि जिले के भीतर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अकेले शिक्षा विभाग के शिक्षक सहित अन्य स्टाफ के 125 कर्मचारियों की मौत होने की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की मौत का आंकड़ा कुल 1.5 सैकड़ा से अधिक पहुंच गया है। बावजूद इसके कि वर्तमान समय तक महज 48 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 44 आवेदनों को प्राप्त कर वरिष्ठ स्तर पर उनके संबंधित विभागों तक भेज दिया गया है। कोविड महामारी में जिन लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के तहत, उन लोगों के लिए शासन के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना चलाई जा रही है
और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास 48 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और 48 आवेदनों में से 42 आवेदनों पर निराकरण करके कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है। मौत के आंकड़े और आवेदन के आंकड़ों में इतना अधिक अंतर इसलिए है क्योंकि शिक्षा विभाग ने मृत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति में शिक्षक बनने के लिए कम से कम योग्यता बीएड और डीएड रखी है, जिसमें अधिकांश अनुकंपा नियुक्ति की चाह रखने वाले परिजन फिट नहीं बैठ पा रहे। इसी तरह मिल रही जानकारी के अनुसार ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनकी मौत के बाद उनके परिजनों ने नौकरी की चाह रखने वाले बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है, इसलिए उनके फॉर्म भी अभी जमा नहीं किए गए। वहीं दूसरी ओर कई विभागों के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना शुरू होने से पहले ही ऑफलाइन आवेदन वरिष्ठ स्तर पर भेज दी गए, जिससे ऑनलाइन अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों की संख्या में कमी दिखाई दे रही है। वाराणसी नगर पालिका प्रशासन के द्वारा गुरुवार को नगर के बस स्टैंड में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा एक स्थान पर ठेला खड़ा कर सामग्री का वितरण किया जाता था, जिससे बस स्टैंड में बसों के आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही थी। जिस पर एसडीएम के निर्देश पर गुरुवार को सीएमओ राधेश्याम चौधरी नगर पालिका अमले के साथ बस स्टैंड में पहुंचे और अनियंत्रित रूप से लगाई जा रही दुकानों को हटाने की कार्रवाई कर दोबारा दुकान नहीं लगाने की हिदायत दी गई और उक्त स्थान पर कर्मचारी की ड्यूटी लगाने के लिए आदेशित किया गया कि यहां पर कोई दुकान लगा न सके। यदि दोबारा कोई दुकान लगाता है तो उसका सामान ही जब्त कर पुलिस में शिकायत की जाएगी। इस दौरान 8 दुकानों को हटाया गया, जहां पर दुकानदारों और नगर पालिका के कर्मचारियों के बीच कहासुनी भी हुई। बस स्टैंड स्थित यहाँ जो गुमटियाँ थी, कुछ ठेले थे, आए दिन रोड पे बगैर अनुमति के लगाए जा रहे थे, उसको आज एसडीएम साहब के निर्देशन में हटाया गया है और जारी रहेगी प्रक्रिया। किसी प्रकार को ठेला लगाया जाता है तो उनके खिलाफ में जब्ती कार्रवाई की जाएगी और उनके विरुद्ध थाने में एफआईआर कर दी जाएगी। सर कितनी दुकानें लग रही थी यहाँ पर अभी अब तो देखा है कि वर्तमान में अभी 8-10 दुकानें थी, उसको अभी हटाया है और उनको चेतावनी दे दी गई है कि अगर दोबारा ये लगाएंगे तो उनकी जब्ती बनाएंगे और पुलिस थाने में इनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ एक एएनएम ने सिवनी जिले के एक व्यक्ति के विरुद्ध शादी का झांसा देकर देह शोषण करने और रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। इस 32 वर्षीय महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर महिला पुलिस थाना बालाघाट में नोवेल बिसेन पिता कोमल बिसेन 33 वर्ष ग्राम पिपरिया जिला सिवनी निवासी के विरुद्ध इस महिला के साथ शारीरिक शोषण और जातिगत रूप से अपमानित करने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। जानकारी के अनुसार यह 32 वर्षीय महिला बालाघाट स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के पद पर कार्यरत है। 20 नवंबर 2019 को फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से इस महिला की पहचान नोवेल बिसेन से हुई थी। इसके बाद से आरोपी युवक और पीड़िता समय समय पर मिलते रहे। इस दौरान आरोपी ने स्वयं की मम्मी की तबीयत खराब होने की बात कहते हुए एएनएम से 2 लाख रुपए मांगी। 17 जुलाई 2021 को आरोपी नोवेल ने इस महिला को रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए बालाघाट कोर्ट बुलाया था, जहां पर यह महिला 4 बजे पहुंची थी, लेकिन नोवेल नहीं आया। महिला ने 2 से ढाई घंटे इंतजार किया। नोवेल के नहीं आने पर उसके मोबाइल नंबर पर कॉल किया, पर नोवेल ने फोन नहीं उठाया। महिला को शंका हुई तो वह फिर वहां से नोवेल के घर पिपरिया पहुंची। वहां पर महिला को पता चला कि 26 मई 2021 को नोवेल की शादी हो चुकी है। महिला पुलिस ने थाने में इस महिला के द्वारा की गई शिकायत पर नोवेल बिसेन 33 वर्ष ग्राम पिपरिया आष्टा थाना अरी जिला सिवनी निवासी के विरुद्ध 376, 376(2) एन धारा 3/2, 5 क 3(1) WI अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। अपराध दर्ज होने के बाद नोवेल बिसेन अपने घर से फरार हो गया, जिसकी तलाश महिला थाने की पुलिस के द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा 2 दिन की हड़ताल के बाद 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। अधिकारी कर्मचारी के द्वारा संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जिला जनपद एवं ग्राम पंचायतों में कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर यह हड़ताल शुरू की है। जिला पंचायत कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठे हड़तालियों ने बताया कि जब तक संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, वेतन विसंगति सहित अन्य प्रमुख मांगों का निराकरण नहीं किया जाता, तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे।
जिला पंचायत, जनपद और ग्राम पंचायतों के कर्मचारी हड़ताल पर जाने के कारण यह सभी कार्यालय सूने पड़े हैं और इन कार्यालयों के शासकीय कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। सामूहिक हड़ताल के दौरान तो अभी चालू हुई है, सामूहिक हड़ताल तो चालू हुई है हम लोगों की, और इसके पहले हमने शासन से बकायदा 12 तारीख को जो था वो पूरा मांग पत्र दिया था। उस पर सुनवाई ना होने के कारण, किसी प्रकार का निर्णय ना लेने के कारण हम लोगों ने आज से 22 तारीख में आंदोलन में जाने का फैसला किया है, जिसमें हमारे 17 और एक संगठन और बढ़ गया, 18 संगठन लगभग हमारे सारे के सारे पूरे प्रदेश भर में। निश्चित रूप से ग्रास रूट पे जो काम होते हैं, जो विकास कार्य होते हैं, वो सारे के सारे विकास कार्य अवरुद्ध हैं और इस विकास कार्य से निश्चित रूप से जो लेबर को श्रम मिलना था, जो हमारे विकास कार्यों में निश्चित रूप से जो काम होने थे, वो निश्चित रूप से पूरे के पूरे बंद हैं और इससे सरकार को फर्क पड़ेगा। हमारे संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश में कुल 18 विभाग है। पंचायत ग्राम विकास विभाग के जितने भी शाखाएं विभाग है, संयुक्त रूप से आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चालू है हमारा। पिछले 12 जुलाई से शासन को हमने सभी संगठन की जायज मांग, जो वैधानिक मांग है, उसको लेकर के ज्ञापन सौंपे थे। शासन को अपन ने समय भी दिए थे। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमारे जो इतने संविदा कर्मचारी है, अधिकारी है, सबसे पहले इनकी सेवाएं नियमित की जाए। सचिव भाई लोग जो हमारे, इनको विगत कई दिनों से वेतन विसंगतियां, इनके सेवा शर्त में की फाइलें 2013 से 2018 से पेंडिंग पड़ी हुई है, उसका निराकरण किया जाए। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मछुआरों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए मत्स्य संपदा सहित काफी सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इसके बावजूद भी मछुआरे शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित है। आपको बताएं कि पिछले कुछ वर्षों में बाढ़ की वजह से मछुआरों को काफी अधिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा कोविड के कारण वह अपना व्यवसाय बेहतर तरीके से नहीं कर पाए हैं। शासन के द्वारा किसानों की फसल के लिए बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन मछुआरों के लिए मछली उत्पादन को लेकर किसी तरह की बीमा योजना का प्रावधान नहीं किया गया है। वहीं कोविड के कारण उन्हें काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। सर, हमने तो 1.5 लाख का ऑर्डर किए और 1.5 लाख लेके जा रहे हैं। तो इसमें क्या रेट पड़ा है और क्या आप संतुष्ट हैं जो रेट है अभी? ये मछली का रेट तो 250 है सर, और 25 रुपये पन्नी गैस का चार्ज लग रहा है सर। ये कोविड-19 के कारण। अच्छा, इसके लिए कोई राहत मिली है आपको? लॉकडाउन में किसी प्रकार की राहत नहीं, शासन के द्वारा किसी प्रकार राहत नहीं मिली सर। अभी जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, गए थे क्या आप उसमें? नहीं सर, गए थे? नहीं सर, उसमें गए नहीं। अच्छा, जिस तरीके से लोगों को कहा जाता है कि मछुआरों को पूरी राहत दी जा रही है, समिति को जो है हर व्यवस्था उपलब्ध कराई, कितने संतुष्ट हैं आप? ये तो सर शासन की योजना जो मछुआरों को पूरी तरह से मिल रहा है सर, इसमें संतुष्टि है सभी। ये शासन की योजना के अनुसार अनुदान की राशि प्राप्त होगी सर। अभी प्राप्त हुई है? नहीं सर, अभी कोई इसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। ढीमर मछुआ समाज संगठन के सचिव बेनीराम मेश्राम ने कहा कि मछुआरों की समस्याओं को लेकर प्रशासन को कई बार आवेदन दिए गए हैं, लेकिन अब तक मछुआरों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है। का नियम है 2008 में एक स्पेशल नीति बनाई गई कि वास्तव में जब मछलियाँ प्रजनन काल में होती तो वास्तव में मछुआरों का ही नुकसान होता है, तो अपने को इस पे विशेष ध्यान देते हुए आय को बढ़ाते हुए वास्तव में बंद रखना चाहिए। अब रहा सवाल बीज डालने का, तो नया बीज ये जो कृत्रिम तरीके से तैयार कर लगभग 10-12 किलो की मछली होती है, मतलब पौष्टिक होती है, जो बच्चा जो होता है एकदम सक्सेस होता है, पावरफुल होता है, जिससे अधिक से अधिक बाढ़ लेता है और शायद 6 या 8-10 महीने में लगभग 1-1.5 किलो का हो जाता है, जिससे मछुआरों की आय बढ़ती है। इसलिए नया बीज भी डालना अति आवश्यक होता है। मत्स्य विभाग उप संचालक शशि प्रभा ध्रुवे बताती हैं कि मछुआ समिति द्वारा जो आवेदन प्राप्त हुए थे उन्हें वरिष्ठ स्तर पर भेज दिया गया है। जो आवेदन हमें प्राप्त हुए थे मत्स्य पालन नीति 2008 के अंतर्गत, बाढ़ आपदा के अंतर्गत जो फिशरमैन है, जो मछुआरा पॉपुलेशन है, उनके अगर तालाब में उनके बीज बह जाते हैं या उनके तालाब फूट जाते हैं, ऐसी स्थिति में उनको राहत देने का प्रावधान है। और जो प्रस्ताव हमारे पास में आए हुए थे वो सारे प्रस्ताव हमने परीक्षण करके तहसीलदार के यहाँ हमने प्रस्तुत कर दिए हैं और उसकी वस्तुस्थिति क्या है ये जान के उसमें कार्रवाई करेंगे। राजस्व नियम के अंतर्गत जो स्थिति निर्मित होती है उसका पंचनामा जरूरी होता है बनाना, कि मौके पे जाके पंचनामा बनाने के बाद ही वो चीज़ को वेरीफाई किया जाता है। और इस तरीके की अगर चीज़ें हैं तो उसको मैं संज्ञान में लूँगी।
हाँ, हमारे पास काफ़ी मछुआरों के भी और संगठन के माध्यम से भी इस तरीके के पत्र प्राप्त हुए हैं कि पट्टावधि समाप्त होने के बाद में उनकी पट्टावधि को बढ़ाया जाए। तो इसमें मेरा ये कहना चाहती हूँ कि मत्स्य पालन नीति 2008 के अंतर्गत इस तरीके का प्रावधान नीति में नहीं है और जो भी आवेदन हमारे पास में आए थे उसको हमने बोलते हमारे संचालक महोदय को आवश्यक कार्रवाई हेतु हमने भेज दिया। नगरपालिका को इस बार भी 3 स्टार रैंकिंग के ऊपर रैंकिंग के लिए दावा करने की बात कही जा रही है। इसमें पॉलीथीन एक बड़ी बाधा बनकर उभर सकती है। दरअसल सबसे अधिक मांग वाला कैरी बैग डिस्पोजल कोरोना काल में लोगों के जीवन का बड़ा हिस्सा बन गया, जो रोजाना शहर में गंदगी के रूप में निकलने वाले कचरे में शामिल हो रहा है। यह स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान नकारात्मक अंकों का कारण बन सकता है। जब से कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हुआ तब से कैरी बैग और डिस्पोजल पर कार्रवाई तो दूर, उल्टा उसका सहारा लेना शुरू कर दिया गया। नतीजा बाजार एवं चलन से बाहर होते होते एक बार फिर पॉलीथीन लोगों के जीवन का मुख्य हिस्सा बन गई। जब हमने नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से बीते 2 वर्ष से नहीं, जबलपुर और बालाघाट स्तर पर नियमित और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। इस विषय पर जब हमने आंकड़े जुटाने की कोशिश की तो नगरपालिका कार्यालय से जानकारी मिली कि पॉलीथीन कार्रवाई के प्रभारी अस्वस्थ है और बीते कई दिनों से छुट्टी पर है। वहीं उनके स्थान पर प्रभार देख रहे जिम्मेदार कर्मचारी के द्वारा यही जानकारी दी गई कि वर्तमान समय में पॉलीथीन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। निश्चित ही कोविड के दौरान संक्रमित मरीजों को खाना पहुंचाने से लेकर अन्य सामग्री वितरण और घर तक सामान लाने के दौरान लोगों के द्वारा पॉलीथीन का उपयोग किया गया। इस दौरान इसे सबसे सुरक्षित भी माना गया, जो लोगों की दिनचर्या और जीवन का हिस्सा बन गया। शायद कोविड का प्रभाव कम होने के बाद पॉलीथीन के उपयोग पर कड़ाई बरती जाती है तो दोबारा पॉलीथीन से लोगों को तौबा कर लेते, लेकिन ऐसा सब कुछ हुआ नहीं। इसलिए अब पॉलीथीन पहले की तरह जीवन का हिस्सा फिर से अहम हिस्सा बन गई।